सिनॉप्सिस होता क्या है? सिनॉप्सिस एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, जब आप अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं थीसिस के लिए, आप उससे पहले सिनॉप्सिस सबमिट करवाते हैं। ये डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका पूरे का पूरा रिसर्च प्लान होता है कि आपने इसमें कैसे सब स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सब स्टेप्स आपने मेंशन करने होते हैं कि आप अपने रिसर्च प्लान को कैसे लेकर आगे चलोगे। और बीएस में या एमएससी में तो आमतौर पे यूनिवर्सिटीज सिनॉप्सिस डिमांड नहीं करती, लेकिन एमफिल के लिए ये ज़रूरी होता है और पीएचडी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिनॉप्सिस। क्योंकि पीएचडी के लिए आप जब ये सिनॉप्सिस सबमिट करवाते हो, आपका सिनॉप्सिस जो हाई अथॉरिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी में वो अप्रूव करेंगी, तभी आप रिसर्च वर्क स्टार्ट कर सकते हो, तभी आप उस टॉपिक पर काम कर सकते हो। समटाइम्स होता है कि काम पहले शुरू कर देते हैं, सिनॉप्सिस बाद में जमा होता है, लेकिन अगर आपका सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं होता तो इट्स मीन कि आप उस टॉपिक पे काम नहीं कर सकते, आपको एक नया सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा। इससे आप अंदाज़ा कर लेंगे सिनॉप्सिस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका सिनॉप्सिस अच्छे तरीके से लिखा होगा, एक तरह से आपका रिसर्च प्रपोजल है, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, अपना रिसर्च प्लान रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मैं ये काम करूँगी और मैं इसको इस तरीके से करूँगी और मेरे ये ऑब्जेक्टिव होंगे काम के और ये मेरी फाइंडिंग्स होंगी। इस तरह से करके आप एक सिनॉप्सिस सबमिट करवाते हो अपने थीसिस से पहले, अपने रिसर्च वर्क से पहले, और अगर वो अप्रूव होता है तभी आप वो काम अपना उस पर अपना थीसिस कंप्लीट कर सकते हो। अब अगर हम इसको बाय डेफिनेशन देखते हैं तो क्या है कि इट्स अ ब्रीफ और शॉर्ट आउटलाइन ऑफ रिसर्च प्लान, प्रोजेक्ट और रिसर्च प्रपोजल। यानी अगर आप वैसे रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, आप वो रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाना चाह रहे हो कहीं से ग्रांट लेने के लिए, या इवन या फिर अपना थीसिस आप उस पर करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप इसकी एक शॉर्ट आउटलाइन देते हो अपने काम की, अपने स्टेप्स की, अपना आपको जो प्रॉब्लम है, जो रिसर्च प्लान है, आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हो। और इसकी क्यों ज़रूरत होती है? बिकॉज इट प्रेजेंट्स एंड जस्टिफाई द नीड टू स्टडी अ रिसर्च प्रॉब्लम। उसके अंदर आप जस्टिफाई करते हैं कि वाई द प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू स्टडी इज इम्पॉर्टेंट और व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट्स वी कैन गेट बाय डूइंग रिसर्च ऑन दैट टॉपिक और ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, आपकी रिसर्च प्लान भी आपको बता देना है और उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, जिसने उसको अप्रूव करना है और आपको परमिशन देनी है या आपको कोई ग्रांट देनी है, उसको आप उस पर आप बस चांस से आप उसको अप्रूव कर सकेंगे। अपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें अपने रिसर्च प्लान को, मेथोडोलॉजी को, और बताएं कि वाई द टॉपिक यू आर स्टडिंग इज इम्पॉर्टेंट और इसके फ़ायदे क्या होंगे। और इसके अलावा सिनॉप्सिस में क्या मेंशन होता है? डिटेल्ड मेथोडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग अ रिसर्च। डिटेल मेथोडोलॉजी मीन कि आपने कौन सी साइट सेलेक्ट की हैं सर्वे के लिए। एग्जांपल्स हैं सिलेक्शन ऑफ साइट्स, इसमें आ जाएगी, कलेक्शन मेथड आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आ जाएगा। आप उसमें बताओगे हाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट डाटा फॉर माई रिसर्च वर्क, और इवन अगर आपने उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करना है तो आपने उसकी भी डिटेल देनी है कि जी मैं ये एनालिसिस यूज़ करूँगी अपने डाटा के लिए, आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आप उसका रेफरेंस देंगे। यानी आपने हर चीज़ उसमें अपनी मेथोडोलॉजी डिटेल में बतानी है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे अपने डाटा लेने के लिए और उसके आप स्टेप्स बताओगे। इम्पॉर्टेंस है बेनिफिट्स ऑफ प्रपोज स्टडी और रिसर्च। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने आपका अप्रूव होगा। अब देयर आर टू चांसेस, आप अपने रिसर्च सिनॉप्सिस आपने सबमिट करवाया है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स एंड देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि जो रीडर है, जो हाई अथॉरिटीज बैठी हुई हैं ऊपर, वो या तो आपके सिनॉप्सिस को अप्रूव कर देंगी एंड यू आर अलाउड टू वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक, या ये है कि उन्हें आपका जो काम है वो इतना अपीलिंग नहीं लगेगा और वह आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट कर देंगी। तो इसके लिए क्या है, आपने ये डिपेंड करता है, अगर उन्हें लगेगा कि ये काम इम्पॉर्टेंट है, इसकी कोई अहमियत है, इससे कोई फ़ायदा मिलेगा, तो ऑब्वियसली दे विल अप्रूव योर सिनॉप्सिस, दे विल अप्रूव योर टॉपिक। इवन अगर उनको लगे, लेकिन अगर उनको लगे कि इस काम का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इस पर तो कोई एप्लीकेशन नहीं है, इस पर तो आपका मेथड ठीक नहीं है, तो वो आपको कर सकते हैं। इसलिए आपने इससे एम्फासाइज करना होता है अपनी जो स्टडी है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। It should contain all key elements involved.
ठीक है। यानी सारे के सारे जो की इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेथोडोलॉजी में है, ये इसमें आप स्टार्ट करते हो, हर चैप्टर्स बनाते हो, जैसे हम थीसिस में कहते हैं ना इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू, इसके अंदर भी वो सब कुछ शामिल होना चाहिए। ये सारी बातें आज जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें यानी ज़रूरी हैं आपके टॉपिक के प्रूव करने के लिए। एक तरह से आप अपना रिसर्च प्लान प्रेजेंट कर रहे हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि साइनॉप्सिस की जस्ट डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवा देनी होती, और ये मत समझेगा ये 1-2 सफ़ों की डॉक्यूमेंट होती है। आप आगे पढ़ेंगे उसके कितने ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। तो जब आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देना है, तो उसके बाद समटाइम वो आपको कहते हैं कि आप इस पर प्रेजेंटेशन दें। यानी जस्ट ये नहीं होता कि आपने जमा करवा दिया, आप इंतज़ार में बैठे नहीं, आपको इस पर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके उनके साथ जिस बॉडी ने आपकी सिलेक्शन करनी है या जिन्हें आपका साइनोसिस अप्रूव करना है, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं एडवांस बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हम उन्हें कहते हैं, तो आपको उनके सामने अपने साइनोसिस को प्रेजेंट भी करना पड़ता है। और समटाइम्स आपको उनके सामने अपेयर होना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, एंड दे आस्क क्वेश्चन अबाउट योर रिसर्च वर्क, अबाउट मेथोडोलॉजी, और अगर उसमें कोई कमी हो तो आपको बताते हैं, यानी आपको प्रेजेंटेशन भी देनी होती है। अब ये है कि जो रिसर्च सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है, फॉर्मेटिंग के बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि जी इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से की एलिमेंट्स होने चाहिए, कैसे अरेंजमेंट होनी चाहिए, रेफरेंस इसके स्टाइल में लिखने हैं, दिस एंड दैट। तो हर यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी से, लेकिन जो मुस्लिम जो मेन बॉडी है या जो मेन पर्पस है वो सेम रहता है। तो नेक्स्ट में ये जनरल है कि जो आम तौर पर ये कंपोनेंट होते हैं रिसर्च सिनॉप्सिस के, जो ज़्यादातर सेम होते हैं। इसमें कोई एक आध हो सकता है जो किसी एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने ना डिमांड किया हो, वरना मोस्टली ये तो कॉमन है कि सब में होंगे, कॉमन है। कोई एक आध हो सकता है कि उसमें वो उसको कह देंगे, यानी उसको इमिट कर दें या निकाल दें। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, डिलिमिटेशन, कुछ जगह पर इसको लिमिटेशंस के नाम से मेंशन किया जाता है, मटेरियल एंड मेथड्स, एक्सपेक्टेड आउटपुट्स, एथिकल कंसिडरेशन, रिस्क एंड टाइम फ्रेम, मीन आप कितने टाइम में अपना काम खत्म करेंगे, और रेफरेंसेस। अब आप देख लें इसके अंदर बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो कि सेम हैं, थीसिस में भी होते हैं, सिवाय जो यहाँ पर नहीं है, जो थीसिस में नहीं होते, थीसिस में होते हैं सिनॉप्सिस में नहीं है, वो है रिजल्ट्स और डिस्कशन। एंड ऑब्वियसली पहले आपका रिसर्च सिनॉप्सिस, आपका रिसर्च प्लान है, आपका रिसर्च प्लान अप्रूव होगा, आप काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, देन यू विल बी एबल टू प्रेजेंट योर डाटा इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ डिस्कशन, और अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे वहाँ पर। ये सबसे पहले आ गया टाइटल। टाइटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये वो फर्स्ट सेंटेंस है जो आपके रिसर्च वर्क को प्रेजेंट करेगा। सो इसको टाइटल को डिज़ाइन करते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और ये आप अपने सुपरवाइज़र और आप मिलकर डिसाइड करते हैं, और पहले आप ये सोचते हैं कि आपने काम क्या करना है, देन उसके अकॉर्डिंग आप टाइटल बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइटल बनाया तो वो फाइनल हो गया, आप 2, 3, 4 इस तरह से आप अपने टाइटल्स बनाते हैं। और उसमें क्या होता है, इट कन्वेज अ सेंस ऑफ प्रपोजल इन फ्यू वर्ड्स, मीन्स टाइटल में कोई पैराग्राफ नहीं है, इट्स जस्ट अ सेंटेंस। तो आपने उन फ्यू वर्ड्स में जो आपके प्रपोजल या आपका रिसर्च वर्क आप प्लान करें, आपके में उसकी सही, वो कहते हैं ना, उसकी रूह को, उसकी एसेंस को आपने अब पहुंचाना होता है रीडर तक। तो उसमें क्या वो ट्रूली रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, और ये नहीं है कि एक फर्स्ट टाइम में नहीं होना चाहिए, बस एक बार टाइटल एक मैंने बना लिया बस और नहीं बनते, 3, 4, 5 डिफरेंट टाइटल्स बनाएं, और ऐसा टाइटल जो आपके काम को ट्रूली रिप्रेजेंट करे। आप अगर कोई पर्टिकुलर मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो आप उस मेथडोलॉजी के बारे में बताएं। लाइक अगर आप प्लांट को ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं किसी एंटीऑक्सीडेंट का, तो आप उसे मेंशन करेंगे कि जी एक्सोजिनस एप्लीकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, मीन इफेक्ट ऑफ एक्सोजिनस एप्लीकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ऑन जियामेज और ऑन वीट और ऑन पोटैटो। अब आपने इसमें अगर ज़रूरत हो तो एप्लीकेशन मोड भी मेंशन कर देते हैं। एक्सोजिनस एप्लीकेशन है जब बाहर से अप्लाई करें। अब आपने अगर चाहें तो आप मेंशन भी कर सकते हैं कि ये प्री ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स था या ये जस्ट फोलियर स्प्रे था। इसी तरह से अगर आपने कोई और काम करना है, आपने सर्वे करना है, तो उस सर्वे के बारे में आप मेंशन करेंगे, आप उसमें एरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं।
like study of herbaceous plants or study of invasive species in लाहौर और स्टडी ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ लाहौर। अगर आप एक डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, अगर आप एक से ज़्यादा शहर में काम कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं एलजी पर, तो देन उसमें भी आप ये सिंपल नहीं करेंगे कि स्टडी ऑफ एलजी इन पाकिस्तान नहीं, आपने मेंशन करना है कि स्टडी ऑफ, अगर आप एलजी का कोई पर्टिकुलर ग्रुप कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ ग्रीन एलजी इन रेस कोर्स पार्क लाहौर। यानी आपने थोड़ा सा जितना आपका है, अगर आप सिंपल ये कह देंगे ना कि स्टडी ऑफ एलजी इन लाहौर, तो उसमें आप लाहौर की हर जगह को या हर पार्क को नहीं, समटाइम्स आपके मुश्किल होता है विजिट करना, तो अगर आपने उसमें भी समटाइम्स आपने एक दो पार्क विजिट किए हैं तो आप पे इतराज़ हो सकता है कि आपने तो लाहौर लिखा था तो आपको तो सारे विजिट करना चाहिए थे। तो इसलिए टाइटल को आप मेथडोलॉजी भी मेंशन कर सकते हैं, अगर आपका एरिया स्पेसिफिक है तो उसको मेंशन कर सकते हैं, अगर आप किसी खास ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स को, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। लाइक आप में से कुछ बच्चे हैं आई थिंक जो पैलिनोलॉजी पर काम कर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स पर काम कर रहे हैं, तो वो ये मेंशन कर सकते हैं कि वो किस प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स पर काम करें। तो इस तरह आपको फ्यू वर्ड्स में बताता है आपके रिसर्च प्रपोजल के बारे में। तो इट्स मीन जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है आपके काम का, तो इट्स मीन इसको भी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए। एंड ब्रीफ एंड एक्सप्लेनेटरी, यानी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। ब्रीफ और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े कि अच्छा जी मेरा ये काम है इसमें ये करूँगी, उसका वो खुद इतना कंप्लीट होना चाहिए कि वो बता दे कि आप व्हाट यू आर गोइंग टू डू और व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू। शुड रिलेट डायरेक्टली टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, यानी आपकी स्टडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको प्रेजेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडी करना चाहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ एलजी, तो आप अपने रिसर्च टाइटल में मेंशन कर सकते हैं स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी और टेक्सोनोमिक डाइवर्सिटी ऑफ ग्रीन एलजी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाहौर, या आप ये कर सकते हैं ना स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ या एक्सप्लोरेशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ग्रीन एलजी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लाहौर। इस तरह से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी बन गया और जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि आप उसमें करना चाह रहे हो, डाइवर्सिटी मालूम करना चाह रहे हो, वो भी आ गया। इस द सेम वे इफ यू वांट टू आइसोलेट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया लाइक हैवी मेटल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हैवी मेटल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आपको मिल जाए फ्लूटेड वाटर से, ताकि आप उन्हें रिसर्च के लिए यूज़ कर सकें। तो आप देख सकते हैं आइसोलेशन ऑफ हैवी मेटल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फ्रॉम इंडस्ट्रियल फ्लुएंट ऑफ कसूल, यानी आपका मेन ऑब्जेक्टिव आ गया। या अगर आप ये करना चाह रहे हो कि आप एलिविएट करना चाह रहे हो किसी हैवी मेटल के इफेक्ट को बाय एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम फर्टिलाइजर, तो आप ये भी लिख सकते हो एलिविएशन। एलिविएशन का मतलब है कि आप उसके इफेक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो कम करना चाह रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे एलिविएशन ऑफ हैवी मेटल स्ट्रेस इन प्लांट्स बाय एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम। यानी आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि एलिविएट किया जाए, कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, तो आपने वो अपने रिसर्च टाइटल में मेंशन कर दिया। तो इस तरह से आपका जो टाइटल है उस पर मेहनत भी करनी है, आपने अपने काम के सेंस को भी देखना है, उसको वर्डिंग भी बहुत ध्यान से सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद उसमें मेन ऑब्जेक्टिव भी आपका प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अब एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट आपने थीसिस के बारे में, थीसिस के एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था, इसलिए आपको कुछ आइडिया है कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। इसी तरह से यू आर डूइंग लिटरेचर रिव्यू, उसमें हम जब रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है। अब ये भी फॉर्मेट वेरी करता है, तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए तो वर्ड इसकी सम टाइम वर्ड लिमिट दी होती है, ठीक है। कुछ कहते हैं कि जी डो नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स, कुछ पर लिखा होता है डो नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। तो इस तरह से इसकी मोस्टली जो लिमिट है वो 150 टू 200 होती है। अब एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एक तरह से वो यानी एक बहुत एक पैराग्राफ के फॉर्म में वो आपके पूरे रिसर्च प्लान को यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। थीसिस में तो आप काम कर चुके होते हैं ना, तो उसमें आपकी फाइंडिंग्स भी आ जाती हैं, लेकिन अभी ये जस्ट रिसर्च प्रपोजल है एंड यू आर टेलिंग देम व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू इन नियर फ्यूचर, व्हाट यू विल डू इफ यू आर परमिटेड टू डू दिस रिसर्च, ठीक है। तो इस तरह से
तो अगर आप यानी आप कैसे काम करेंगे, अगर आपको ये रिसर्च प्रपोजल परमिट कर दिया जाता है इस पर काम करने के लिए, तो आपने उस एक पैराग्राफ में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके कम वर्डिंग में फ्यू नंबर ऑफ वर्ड्स आपने उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी है अपने रिसर्च प्रपोजल को। सो हम इसे क्या कहते हैं कि द एब्स्ट्रैक्ट शुड गिव क्लियर आइडिया अबाउट रिसर्च इन 150 टू 200 वर्ड्स। जो भी आपका प्लान है 150 टू 200 वर्ड्स में आपने उसको बताना है, इसलिए बिला वजह की डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, और अदरवाइज यू विल एक्सीड द लिमिट। और इसमें क्या क्या होना चाहिए, अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट में स्टेट द प्रॉब्लम मीन्स व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। आपका प्रॉब्लम क्या है, आपने सैलिनिटी का फैक्ट चेक करना है, आपने हैवी मेटल्स का फैक्ट चेक करना है, आपने पोल्यूशन का फैक्ट चेक करना है, आपने रेजिस्टेंट बैक्टीरिया करने हैं, आपने एंटीबायोटिक का फैक्ट चेक करना है। इस तरह से प्रॉब्लम आना चाहिए, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स भी हम डिजाइन आप क्योंकि पहले ही कर लेते हैं कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड इसका। और देन थेरीज और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यानी अगर आप उसमें कोई थेरी अप्लाई हो रही है या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसको। प्लान मेथड्स फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, ये भी आपने डिस्क्राइब करना है। अगर आप अपने काम के लिए डीएनए एनालिसिस यूज़ कर रहे हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कि आई विल यूज़ द डीएनए एनालिसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ आईटीएस रीजन, यानी ये बहुत कॉमन यूज होता है फंजाई में। तो इस तरह से आप एलजी के लिए कह सकते हो कि फॉर आइडेंटिफिकेशन वी विल यूज डीएनए एनालिसिस, यानी आप एलजी के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी डीएनए यूज़ कर रहे हो इस तरह से। तो उसमें आपका जो आप मेन मेथड यूज़ कर रहे हो डाटा कलेक्शन के लिए आपका वो मेंशन होना चाहिए। या अगर आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है कि आप रेंडमाइज डिज़ाइन यूज़ करोगे, कम्प्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन यूज़ करोगे, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड पॉसिबल इम्पैक्ट, और आखिर में आपने क्या बताना है कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग टू हैव रिजल्ट्स, कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे। अगर आपको लगता है कि यू विल बी एबल टू आइसोलेट resistant bacteria and you can use them for bioremediation, आपने उसका बताना है। इसी तरह से possible impact means if you are successful, if you will be successful in isolating pollutant degrading bacteria, तो इसका impact क्या होगा, आप bioremediation के लिए यूज़ कर सकते हैं, contaminated sites की cleaning के लिए आप बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं। यानी जो आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी, और उसका जो पॉसिबल इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट के बाद अब आपने देख लिया, हमने पहले थ्योरी के बारे में किया, सॉरी पहले आपने टाइटल के बारे में किया, एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन के लिए एक तरह से जैसे हम थीसिस के इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसके लिए आप एक लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं, इस तरह से इंट्रोडक्शन भी है। और हम कह सकते हैं कि समटाइम जो हमारा कॉम्पैक्ट लिटरेचर रिव्यू है वो इंट्रोडक्शन में शामिल कर दिया जाता है, यानी जिसका जो फाइंडिंग्स हैं और इस तरह से। अगर आपने इंट्रोडक्शन में पोल्यूशन का इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसे किसी रेफरेंस के साथ दोगे। अगर आप इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम बता रहे हो पोल्यूशन का या हैवी मेटल्स के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, आपने सिंपली ये नहीं लिखना कि हैवी मेटल्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ और द पोल्यूशन इज दैट इज एनी अनफेवरेबल चेंज इन एनवायरनमेंट। आपने इस तरह जस्ट नहीं लिखना, आपने साथ रेफरेंस देना है कि किसने ये कहा है। रेफरेंस भी एक तरह से क्या है कि किसी ने उस पर काम किया होगा, फिर उन्होंने इस तरह से ये डेफिनेशन दी होगी या बताया होगा कि ये चीज़ हार्मफुल है। तो अब इंट्रोडक्शन में है क्या, अब हम वन बाय वन देखते हैं। इट्स अ बैकग्राउंड, ठीक है, ये आपको बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है अबाउट साइंटिफिक लेजिटिमेसी एंड रेलेवेंस बिकम क्लियर, कि आपका काम किस तरह से रेलिवेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं। एड्रेस ओवरऑल सब्जेक्ट एरिया। ओवरऑल सब्जेक्ट एरिया मीन कि इफ सपोज यू आर वर्किंग ऑन एग्रीकल्चरल प्लांट्स, तो आपका सब्जेक्ट आप में पहले पाकिस्तान में आप काम करना चाह रहे हो तो आप पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को बता सकते हो। आप काम करना चाह रहे हो एलजी पर तो आप पहले एलजी की फाइकोलॉजी के बारे में बात करोगे। आप काम करना चाह रहे हो ग्रीन एलजी पर तो आप ग्रीन एलजी मेन सब्जेक्ट या फाइकोलॉजी है उसके अंदर ग्रीन एलजी आप उसके बारे में बताओगे। आप काम करना चाह रहे हो बायो रेमिडिएशन पर, बायो रेमिडिएशन का मतलब है कि आप पोल्यूशन ख़त्म करते हो, पोल्यूटेंट्स ख़त्म करते रिमूव करते हो बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपका मेन सब्जेक्ट एरिया है कि आप अगर सपोज आप काम करना चाह रहे हैं हैवी मेटल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पर,
और ताकि आप उन्हें फर्दर यूज़ करें हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए किसी फील्ड से या वाटर बॉडी से। तो आपका मेन सब्जेक्ट एरिया क्या है, बायो रेमेडिएशन। ठीक है, बायो रेमेडिएशन के डिफरेंट टाइप्स है ना, प्लांट्स भी यूज होते हैं, सब कुछ होता है। तो सबसे पहले आप अपना ओवरऑल सब्जेक्ट एरिया जो कि बायो रेमेडिएशन है उसके बारे में बताएंगे। देन है यानी इसके बाद आपने एक ओवरऑल अपना सब्जेक्ट एरिया बता दिया कि आपका सब्जेक्ट जो है वो मेन जो है वो रिसर्च का सब्जेक्ट एरिया वो बायो रेमेडिएशन का है। इंट्रोड्यूस द मेन प्रॉब्लम, फिर जो मेन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि जी हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने हैवी मेटल्स के प्रॉब्लम को, हार्मफुल इफेक्ट्स को बता दिया। उसके बाद आपने क्या किया, बैक्टीरिया को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेन प्रॉब्लम के हैवी मेटल्स हैं और बायो रेमिडिएशन में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं हैवी मेटल्स को खत्म करने के लिए। पहले जस्ट बायो रेमिडिएशन भी हैवी मेटल्स एंड बैक्टीरिया और हैवी मेटल, और उसके बाद आपने इसको और नैरो डाउन कर देना है कि बैक्टीरिया, यूज ऑफ बैक्टीरिया फॉर रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स। और फिर आपने अपने जिस टॉपिक की तरफ आ जाना है, अब आप अपनी पूरी दुनिया की हैवी मेटल्स और बैक्टीरिया पे तो नहीं ना काम करें, आप जस्ट काम करें पाकिस्तान में। तो आपने उसके बारे में बता देना है, हैवी मेटल्स के बारे में, कि आपने फिर क्या पाकिस्तान के किस एरिया में काम कर रहे हो, फिर आपने उसके बारे में बता देना कि पाकिस्तान के किस एरिया में हैवी मेटल्स के प्रॉब्लम पर काम करोगे या कहाँ से आप आइसोलेट करोगे, पाकिस्तान में क्या है प्रॉब्लम, इस तरह से आप नैरो डाउन हो रहे हैं। आप सैलिनिटी पर काम कर रहे हैं तो उसमें नैरो डाउन हो सकते हैं कि पहले आप ओवरऑल सैलिनिटी का प्रॉब्लम बताओ, फिर आप बताओ कि सैलिनिटी प्लांट्स के लिए क्यों हार्मफुल है, और फिर नैरो होते होते आप बताओ कि किस तरह सैलिनिटी के इफेक्ट को, सॉल्ट स्ट्रेस को हम खत्म कर सकते हैं। और फिर और ज़्यादा नैरो होते हुए आप क्या बताओगे, फिर और ज़्यादा नैरो होते हुए आप बताओगे कि जी आप कौन से प्लांट सैलिनिटी से इफेक्ट होते हैं, किस तरह से हम सैलिनिटी के इफेक्ट को कम कर सकते हैं, लाइक एंटीऑक्सीडेंट एप्लीकेशन देकर, कैल्शियम फर्टिलाइजर्स डालकर, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका narrow down the focus to a niche or of more manageable size or introduce the particular niche within the main subject area that you will work with। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी बताया था ना, बायो रेमिडिएशन के बाद आपका पर्टिकुलर फोकस क्या है, हैवी मेटल्स की, हैवी मेटल्स को रिमूव करना है बाय यूज ऑफ बैक्टीरिया। तो आपने उस एरिया में जो एक फर्दर एक सब्जेक्ट है, आपने फिर उसके बारे में पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपने बताना शुरू कर दिया। देन है जस्टिफिकेशन फॉर रिसर्च प्रॉब्लम और निच। अब इतना बड़ा वो सब्जेक्ट है बायो रेमिडिएशन का, इतना बड़ा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का, इतना बड़ा सब्जेक्ट है फाइकोलॉजी का, बट व्हाई यू डिसाइडेड टू वर्क ऑन ग्रीन एलजी, व्हाई यू डिसाइडेड टू वर्क ऑन एलजी ऑफ लाहौर। इतना बड़ा सब्जेक्ट है आपके पास बायो रेमिडिएशन का, व्हाई यू डिसाइडेड टू वर्क ऑन रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स बाय यूज ऑफ बैक्टीरिया। इतने ज्यादा एग्रीकल्चर प्लांट्स हैं, व्हाई यू डिसाइडेड टू वर्क ऑन द वीट और कॉर्न, व्हाई यू डिसाइड टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी। यहाँ पे तो प्रॉब्लम दूसरे भी हो सकते हैं, वाटर लॉगिंग का भी हो सकता है, पेस्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, डिजीज का भी प्रॉब्लम हो सकता है। व्हाई यू डिसाइड टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी इन एग्रीकल्चर प्लांट। तो आपने यहाँ पर उसकी जस्टिफिकेशन देनी है अपने रिसर्च प्रॉब्लम की, दैट व्हाई यू आर स्टडीइंग दिस। ये भी इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, लेकिन इस तरह से ही बाकी सबके साथ मर्ज होगा कि वो एक तरह से उसका एक हिस्सा बन जाएगा, उनको अलग से ना लगे कि आपने जैसे आपने अब एक जैसे बाकायदा हाइडिंग दे दी जस्टिफिकेशन की, ऐसा नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता नैरो होते जाने, मेन टॉपिक से बात की, आहिस्ता आहिस्ता अपने पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ आए, और फिर उसी में आपने इस तरह से ये चीज़ें एडजस्ट कर देंगे, पता चल जाए कि अच्छा आपका काम क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई देयर इज नीड टू स्टडी दिस प्रॉब्लम। Then information you provide for existence and relevance of problem should be scientific peer-reviewed literature, न्यूज़पेपर आर्टिकल और ब्लॉग्स। अब ये भी देखते हैं कि आप जब बताते हो ना, लाइक आप बताना चाह रहे हो कि सैलिनिटी इज वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट, तो आप जस्ट इस सेंटेंस नहीं लिखोगे, आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें जब ये डाटा बता रही हो ना कि सैलिनिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है और किस तरह से आपका पाकिस्तान में सैलिनिटी का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपने जस्ट ये नहीं जुमले नहीं लिख देने, आपने इसके लिए कोई रेफरेंस भी देना होता है। तो इसके लिए आप कोई साइंटिफिक रिसर्च लिटरेचर यूज़ करोगे, जो कि रिसर्च आर्टिकल की फॉर्म में हो सकता है, किसी बुक की फॉर्म में हो सकता है। आपने उसमें से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि व्हाट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी ऑन प्लांट्स, या आपने कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल सोच सकते हैं कि लाइक पाकिस्तान में सैलिनिटी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है या पाकिस्तान में पोल्यूशन का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो इस तरह से आपने जब इंट्रोडक्शन का प्रॉब्लम भी बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम वाकई एग्जिस्ट करती है, लाइक आप बताना चाह रहे हो कि पाकिस्तान में या कसूर का
एरिया है वहाँ पर टैनरीज हैं तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी पोल्यूशन है, हैवी मेटल्स है, तो भी उसके लिए अपने कोई सबूत भी तो देना है ना कि वाकई वहाँ पर हैवी मेटल का प्रॉब्लम है। आप कहोगे जी फलां जगह जो है ना वहाँ पर जो सॉइल है ना, एग्रीकल्चर सॉइल है, वो हाईली कंटेमिनेटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, उसमें बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स है, बट वेयर इज द प्रूफ? आपने प्रूफ भी बताना है ना कि एक्चुअली दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट। तो यहाँ आपने अगर आप ये भी कर सकते हो, पहले किसी ने सॉइल एनालिसिस किया हो तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हो कि उसने सॉइल एनालिसिस करके ये प्रूफ किया है कि उस एरिया की सॉइल कंटेमिनेटेड है या पोल्यूटेड है। लेकिन क्या होना चाहिए, कुछ लिटरेचर होना चाहिए, साइंटिफिक लिटरेचर होना चाहिए, बुक की फॉर्म में हो सकता है, रिसर्च आर्टिकल्स की फॉर्म में हो सकता है, या न्यूज़पेपर में से न्यूज़ आती है ना, तो आप उसको भी रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर वेबसाइट है, आप उसका डाटा ले सकते हैं। इसी तरह जो WHO है, अगर वो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है जो यानी अथेंटिक वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से लेकर उनका रेफरेंस दे सकते हैं। और इस तरह से अगर आप इंट्रोडक्शन में देखें तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इट्स फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू कन्विंस रीडर दैट रिसर्च एड्रेस आर रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यानी ये भी आप इसको बताने कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्यों आपका रिसर्च टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई सैलिनिटी पर काम हुई, जिस सैलिनिटी की वजह से इतना नुकसान होता है, हैवी मेटल्स की वजह से लोग इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनमें डिजीज़ होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो इस तरह से आप इसे कन्विंस कर रहे हो कि भाई मैं हैवी मेटल्स पर अगर काम कर रही हूँ जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हैं और पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, और इस वजह से हम ऐसे इसको बायो रेमिडिएशन से ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो आप इस तरह से आपके पास ये मौका है कि आप इसे कन्विंस कर सको रीडिंग से कि वाई योर वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। आप इंट्रोडक्शन जब आप कर रहे हो, ये वैसे मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि आपने जहन में रखने फनल लाइक अप्रोच। अभी जो मैं आपसे कह रही थी ना कि आपने वो बताना है पहले मेन सब्जेक्ट, फिर अपना टॉपिक, फिर और ज़्यादा नैरो डाउन हो जाना है क्या कौन सा पर्टिकुलर वेरिएबल है। इसी तरह से इसको फनल लाइक अप्रोच करते हैं कि फनल लाइक अप्रोच आपने करने के जिस तरह जनरल टू स्पेसिफिक होते जा रहे हैं कि आपने इंट्रोड्यूस एंड डॉक्यूमेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ ओवरऑल सब्जेक्ट एरिया। ठीक है, मेन एरिया बताया, पर्टिकुलर निच दैट यू आर गोइंग टू स्टडी एंड स्पेसिफिक केस दैट विल बी फोकस ऑफ योर स्टडी। मैं दोबारा यहाँ पे आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, डाइवर्सिटी लाइक आप कर सकते हो ना, डाइवर्सिटी ऑफ एलजी इन पाकिस्तान। तो आप इस तरह पहले फाइकोलॉजी के बारे में बताओगे या पाकिस्तान में डाइवर्सिटी के बारे में बताओगे कि यहाँ पे एलजी की कितनी डाइवर्सिटी है, फिर आप पर्टिकुलर निच की तरफ आ जाओगे कि ग्रीन एलजी पर काम करना चाह रहे हो, और उसके बाद या लाहौर की ग्रीन एलजी पे काम करना चाहिए, फिर और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाना है कि अब लाहौर में ग्रीन एलजी भी कहाँ पर स्टडी करोगे, किसी पार्क्स में स्टडी करोगे या केनाल में स्टडी करोगे, या आप और कोई एरियाज हैं जहाँ पर आप स्टडी करना चाह रहे हो, डैम प्लेसेस पे करोगे, तो और ज़्यादा आप इसमें स्पेसिफिक हो जाते हो। देन इज लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू में क्या है, देयर इज डिटेल्स रिगार्डिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स। आप इसमें भी अपने जो इंट्रोडक्शन में आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन लिटरेचर रिव्यू में आपने क्या बताना है कि आपके जो रिसर्च प्रॉब्लम आप कर रहे हो उसके बारे में डिटेल्स बताने, और उसके बारे में डिटेल्स कैसे बताएंगे, आप लिटरेचर सर्वे करते हो और उनका रेफरेंस देके कि जी इस पे ये काम हुआ है, ये मेथडोलॉजी यूज हुई है, लोगों की ये फाइंडिंग्स थी। तो इस तरह से आप उसकी डिटेल्स आपकी आ जाती है रिसर्च प्रॉब्लम्स की। डॉक्यूमेंटेशन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप प्रूव कर रहे हो रीडिंग करके जो भाई जो मैं काम कर रहा हूँ एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, तभी तो इस पर इतने लोगों ने काम किया है, इतने ज़्यादा उन्होंने ये थेरीज दी हैं या उन्होंने डाटा प्रेजेंट किया है। अब एक चीज़ के सही है कि इट्स अ ब्रीफ रिकैप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वेरिएबल्स एंड मेथड यूज्ड विद इन साइंटिफिक निचेस, यानी जिस पे आप काम कर रहे हो उसका एक ब्रीफ रिकैप है कि जी लोगों के क्या कॉन्सेप्ट्स इसके बारे में, क्या उन्होंने थेरीज दी हैं इसके बारे में, वेरिएबल्स कौन कौन से स्टडी किए हैं, लाइक पोल्यूशन का इफेक्ट प्लांट पे चेक किया है या हैवी मेटल्स का इफेक्ट चेक किया है, तो कौन कौन से वेरिएबल्स थे, या उन्होंने ग्रोथ को इफेक्ट किया है या नहीं किया है, प्रोडक्शन कम हुई है या नहीं हुई, हेल्थ के पर क्या इफेक्ट हुए हैं, और यानी जो भी उस साइंटिफिक निच पे आप काम कर रहे हो उस पर उसके लिए क्या क्या मेथड यूज हुए हैं। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, लाइक इसमें थेरीज, नॉलेज अवेलेबल, जितना भी रिसर्च मेथड्स हैं, और विद डिग्री ऑफ सक्सेस के किसने कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ किया और उसका रिसर्च मेथड कितने % यूजफुल हुआ, डिग्री ऑफ सक्सेस। ठीक है, इन थेरीज भी आ गया उस काम के बारे में, नॉलेज भी आ गया, अब जितना भी उसमें नॉलेज अवेलेबल था आपने वो भी लिटरेचर रिव्यू में दे दिया, और कैन एट जस्टिफिकेशन फॉर रिसर्च प्रपोजल।
अब जब आप इतने ज़्यादा रेफरेंस दोगे, इतना ज़्यादा लिटरेचर रिव्यू करोगे, तो इसका पता क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि रीडर को पता चल जाएगा कि इस टॉपिक पर इतना ज़्यादा काम हुआ है, इतना ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल है, इट्स मीन कि ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो लोग इस पर इतना काम कर रहे हैं। तो इसका ये भी एक फ़ायदा हो जाता है, और इसमें रीसेंट लिटरेचर भी इंक्लूड होना चाहिए। देन इसमें ये है कि इट शुड इंड्यूस द लिटरेचर गैप एंड वेरिएबल रेलिवेंट टू योर रिसर्च। लिटरेचर गैप ये है कि अगर आप बात कर रहे हो ना लाहौर के बारे में, तो अगर किसी ने लाहौर की एलजी स्टडी नहीं की, तो आप ये कह सकते हो कि जी ये गैप है कि लाहौर की एलजी स्टडी नहीं की गई। अब